हेलो स्टूडेंट, यह मेरा यूट्यूब चैनल एसएम बाय नरेंद्र सर, जहां आप देख रहे हैं कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के तैयारी के लिए। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में लेसन नंबर 5 समांतर श्रेणी का यनवा पद और इसके साथ साथ समांतर श्रेणी का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6। कौन सा लेसन स्टार्ट करते हैं? लेसन नंबर 6, जिसका नाम क्या है आपका? त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। ठीक है, तो हम इस त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, किसको हम त्रिभुज कहेंगे, किसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। इसको समझने के लिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या पूछे कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है? 3 भुजाओं से बंद आकृति। कितनी भुजाओं से? 3 भुजा हो और 3 भुजा के साथ साथ तो आकृति कैसा बने? बंद आकृति। जैसे मान लीजिए एक भुजा मैं यहाँ इस प्रकार से ऐसे खींचा, दूसरा वाला भुजा मैं इस प्रकार से ऐसे खींचा और तीसरा वाला भुजा मैं इस प्रकार से ऐसे खींच दिया, तो तीनों के तीनों भुजाओं से जो हमारी आकृति बनेगी वो हमारा कौन सा हो जाएगा? उसका नाम क्या होगा? त्रिभुज होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि एक लाइन यहाँ खींच दिए, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ। सर 3 ठो लाइन तो है, त्रिभुज क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं होने का मतलब ये है कि जब तक 3 भुजा से बंद आकृति नहीं बनेगी तब तक उसका नाम त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, इसका नामकरण कर लेंगे। मान लेंगे यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ बी और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज के प्रकार के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? त्रिभुज के प्रकार के बारे में। अब त्रिभुज समझने के बाद अगर हम त्रिभुज के प्रकार की बात करें, किसकी बात करें? अगर त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? त्रिभुज के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के प्रकार। अगर त्रिभुज के प्रकार की बात करें तो त्रिभुज हमारा समांतर रूप से 3 प्रकार का। कितने प्रकार का लिखेंगे? त्रिभुज सामान्यतः। क्या लिखेंगे? त्रिभुज सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो त्रिभुजों का प्रकार होगा वो कितने प्रकार का? सामान्यतः रूप से 3 मानते हैं। हालांकि एक आपका ज़्यादा होगा, उसको लास्ट में हम आपसे क्या करेंगे? बता देंगे। तो यह आपका त्रिभुज रहा। यहाँ से त्रिभुज के प्रकार में आप लिखें त्रिभुज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो तीनों प्रकार में लिखने से पहले सबसे पहले हम पहला वाला त्रिभुज देखेंगे, लेकिन यहाँ से आप त्रिभुज की परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर अब हम आगे देखें त्रिभुज के प्रकार में क्या देखते हैं? त्रिभुज के प्रकार। आप लिखें त्रिभुज समांतर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के बाद अगर पहले वाले त्रिभुज की बात करें, किसकी बात करें? पहले वाले त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं, देखिए लिखेंगे सबसे पहला जो हमारा त्रिभुज का प्रकार है उसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, और फिर इसके बाद जो दूसरका वाला त्रिभुज है उसका नाम है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद 2 ठो देख लेते हैं, फिर अगला वाला लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर समकोण त्रिभुज की बात करें, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो लिखेंगे जिस त्रिभुज का, क्या लिखेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण। क्या लिखेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब हम समझेंगे तो देखिए अब इसका फिगर बनाते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज को आगे बताते हैं। अब इसके फिगर को समझना हो कि समकोण त्रिभुज का चित्र हम कैसे समझेंगे, तो आप लिखें जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो?
90 अंश का। आप जानते हैं कि 90 डिग्री का मतलब होता है एक सीधी लाइन। कैसी लाइन? एक सीधी लाइन। अगर एक सीधी लाइन तो इसका मान कितना है? 90 अंश। यहाँ पे एक लाइन ऐसे हम खींच दिए, इसको हम ऐसे मिला दिए, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। अगर 90 अंश का कोण बनेगा तो आपका कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। ये जरूरी नहीं है कि आपका यह लंब वाली लाइन इसी तरफ रहे, हो सकता है एक ऐसे रेखा खींचने के बाद यहाँ पे ऐसे और इस प्रकार से ऐसे भी बनेगा, तो यहाँ भी कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। तो इसका भी नाम क्या होगा? आपका समकोण ही त्रिभुज होगा। यहाँ मान लेते हैं ए है, यहाँ मान लेते हैं बी, यहाँ मान लेते हैं सी, दूसरा वाला त्रिभुज यहाँ पी सब ले लेते हैं, यहाँ पे की और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? आर ले लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जैसे दो स्थिति तो हो गया, कभी कभी जो आप नीचे कोण बनाए हैं वो कोण हमारा ऊपर भी रहता है। जैसे मान लीजिए एक लाइन में ऐसे खींचा, एक लाइन ऐसे खींचने के बाद इस प्रकार से अगर ऐसे मिला दिया, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण। इसका भी नाम मान लेते हैं आर एस टी। तो ये भी हमारा कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में आपको याद क्या रखना है कि त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका नाम क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और जिस पर आधारित रहता है उसका नाम होता है आधार। क्या नाम होता है? आधार। ठीक है। और सीधे आधार से जो लगी हुई रेखा होती है उसका नाम क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। ठीक है। अगर ये तीनों में पाइथागोरस प्रमेय को हम समझेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप बताइए कि किसी भी समकोण त्रिभुज के होने का कंडीशन क्या होता है। आपको वहाँ पर बताना है कंडीशन क्या होगा। बताएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे? लंब का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद इतना जब आप नोट कर लिए, तब देखिए दूसरे वाले त्रिभुज पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? सेकेंड वाले त्रिभुज पर। अगर दूसरे त्रिभुज की बात करें तो जो हमारा दूसरा वाला त्रिभुज होगा, जो दूसरा वाला त्रिभुज अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है समद्विबाहु। सम का मतलब क्या होता है? समान। द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं की लंबाई आपस में क्या हो जाए? समान। परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, क्या लिखेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई, कितने भुजाओं की लंबाई? दो भुजाओं की लंबाई, दो भुजाओं की लंबाई एक समान हो। क्या हो? एक समान हो। एक समान हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज आप लिखे ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई क्या होगा? एक समान। जैसे मान लीजिए मैं कोई त्रिभुज बनाया जिसका नाम है आपका P और Q और R है। क्या नाम है? P है, Q है और यहाँ पे आपका R है। ठीक है। इसमें सपोज करते हैं जितनी लंबाई P से लेके Q का होगा उतना ही लंबाई यहाँ पे P से लेके आपका R होगा। तो ऐसे स्थिति में जो भी हमारा त्रिभुज बनेगा वो कौन सा त्रिभुज होगा? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसको इतना नोट करिए, फिर अगला वाला त्रिभुज बताते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा त्रिभुज होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज हमारा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज जानने के लिए यह जरूरी है, इसकी पहले परिभाषा को हम समझेंगे। लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, क्या लिखेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी
सभी भुजाओं की लंबाई, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई एक समान हो। क्या हो? सभी भुजाओं की लंबाई एक समान हो, एक समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम इसके नाम से समझेंगे। नाम क्या है? सम। सम का मतलब समान, और समस्त भुजाएं, बाहु माने भुजाएं, यानी सभी की सभी भुजाओं की लंबाई अगर समान हो जाएगी तो उसका नाम क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। इसका जो हमारा चित्र बनेगा, मान लेंगे एक त्रिभुज हमारा इस प्रकार से ऐसे है, जिसका नाम ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है। जितनी लंबाई ए बी का उतना ही लंबाई ए सी का, उतना ही लंबाई बी सी का। तो ऐसे स्थिति में इस जो त्रिभुज का नाम होगा वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो यह तय है कि इसके तीनों कोण का मान भी कितना हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, कैसे जानेंगे? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर यक्स यहाँ होगा तो यक्स यहाँ होगा, यक्स आपका यहाँ होगा। अगर जोड़ दें यक्स प्लस यक्स तो 3 यक्स बराबर कितने के? 180 के। यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 180 बटे में कितना? 3। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 60 अंश। तो यहाँ अगर 60 होगा तो यहाँ भी कितना होगा? 60, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? आपका 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, इतना तीनों त्रिभुज को नोट करिए। देखिए ना, त्रिभुज और त्रिभुज को समझने के बाद हम लोग अपने प्रश्नावली पर आते हैं। तो प्रश्नावली जो 6.1 है उसका पहला सवाल कर रहा है, कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में सही शब्द को आपका क्या करना है? चयन करना है। और चयन करने के साथ साथ जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको 2 टॉपिक मिलेगा। ठीक है, कितना? 2 टॉपिक। अगर थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, अगर आकृति की बारे में बात करें, किसकी बारे में बात करें? अगर आकृति की बारे में बात करें तो देखिए जो हमारी आकृतियाँ होती हैं, चाहे वह त्रिभुज की आकृति हो या फिर किसी भी मान लेते हैं कोई भी, अगर मान ले चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे वृत्त हो, उसकी अगर बात करें तो इसमें 2 टाइप की आकृति मिलेगा। एक आकृति जो हमारा होता है वो समरूप आकृति होती है। कौन सा आकृति होती है? समरूप। और जो दूसरा वाला हमारा आकृति होता है वो हमारा क्या होता है? सर्वांगसम होता है। क्या होता है? सर्वांगसम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करने कर भरने से पहले हमको यह जानना जरूरी होगा कि हमारा समरूप और सर्वांगसम आकृति कहते किसको हैं, और कैसे आकृति को हम समरूप कहेंगे और किस प्रकार की आकृति को हम सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, तो अगर समरूप की बात करें, किसकी बात करें? समरूप की। तो देखिए समरूप, अगर इसके नाम से देखें तो सम का मतलब समान, रूप मतलब उसकी अवधारणा, यानी ऐसा कोई चित्र कहें या ऐसा कोई भी समझ लेते हैं कोई भी टॉपिक, या ऐसा कोई भी, चाहे वह चित्र में त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या वृत्त हो, जो देखने में समान हो, जिनका रूप क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समरूप। जैसे मान लीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका रूप एकदम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक में छोटा सा वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एक में थोड़ा बड़ा सा वृत्त बना दे जिसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब दोनों की दोनों हमको उसके रूप से मतलब दिखने में समान होने चाहिए। लंबाई कम है कि ज़्यादा है कि मोटा है कि पतला, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम देख रहे हैं अगर इसका नाम भी वृत्त है तो इसका नाम भी क्या होगा? वृत्त होगा। तो ऐसे आकृति को हम क्या कहेंगे? समरूप। यही सपोज करिए मैं एक आपको बता दिया वृत्त और दूसरा बना दिया त्रिभुज। अब मैं जब आपसे पूछूं कि बताइए दोनों आकृति समरूप हैं क्या? कोई संभव ही नहीं है। एक हमारा वृत्त है, दूसरा का हमारा क्या है? त्रिभुज। और समरूप और सर्वांगसम आप जब भी बताएंगे उसको बताने के लिए हमेशा कितने चित्र की आवश्यकता पड़ेगा? 2 चित्र का। कितने चित्र का? 2, क्योंकि समरूप और सर्वांगसम में हमको तुलना करना होता है।
जब भी हम कंपेयर करेंगे हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। अगर किसी व्यक्ति से, अगर मान लीजिए सपोज करिए अगर आप लोगों को झगड़ा भी करना हो, झगड़ा के लिए कितने लोग चाहिए? कम से कम दो लोगों के लिए। तो सेम उसी प्रकार से समरूप बताना हो या सर्वांगसम बताना हो तो आकृति का यह जरूरी है कि कम से कम दो आकृति वहाँ पर रहेंगी। कभी न तो अकेले झगड़ा हो पाएगा और न ही कभी अकेले आप समरूप या सर्वांगसम बता पाएंगे। तो समरूप का मतलब सिर्फ इतना है कि उसका रूप क्या होना चाहिए? समान। अगर रूप समान रहेगा तब तो वह समरूप रहेगा, अगर रूप समान नहीं है तो समरूप आपका नहीं है। दूसर का हमारा क्या है? सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम। सर्वांगसम हमारा क्या होगा? देखिए, अगर इसके नाम से बात करें तो सर्वांगसम होने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि वह आकृति आपका समरूप हो। कैसी आकृति हो? समरूप हो। बिना समरूप का सर्वांगसम हो पाना पॉसिबल नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए यह जरूरी है कि आकृति समरूप हो, और समरूप होने के साथ साथ सर्वांग का मतलब होता है सभी, सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब भाग, सम का मतलब समान है, यानी इसके सभी के सभी भाग क्या होने चाहिए? समान। अगर एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो अगले वाले वृत्त की भी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 2 ही सेंटीमीटर होंगे, तभी तो यह सर्वांगसम हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में वह सर्वांगसम न होकर क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको याद कितना रखना है? अगर आकृति देखने में समान है तो उसका नाम समरूप होगा। अगर आकृति देखने में भी समान है और दोनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर भी दिया है तो उस आकृति को हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम। अब इसके बाद हम चले आते हैं अपने सवाल में। तो कह रहा है कि कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्द का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो सबसे पहला कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं। अब सभी वृत्त होते हैं, आपको बताना है सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो देखिए, अब चाहे वृत्त कोई छोटा सा वृत्त ले लें, चाहे कोई छोटा सा वृत्त या चाहे कोई बड़ा सा वृत्त या एकदम छोटा सा वृत्त या बिंदु के जैसा वृत्त ले लेंगे, हमको उसकी त्रिज्या से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सभी के सभी वृत्त हमारे क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे? समरूप भर देंगे। ठीक। इसके बाद दूसरका वाला क्वेश्चन करा है कि सभी वर्ग होते हैं। अब वर्ग के बारे में पूछ रहा करा कि सभी वर्ग सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे। अब जैसे मान लीजिए वर्ग हमारा क्या है? वर्ग जानने के लिए हम जानते हैं कि वर्ग हमारा चारों की चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगा? बराबर ए भी 2, ए भी 2, ए भी कितना? 2। ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं ऐसा कि इसका 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, इसका भी नाम वर्ग है। हो सकता है कि आप 6 का कंडीशन ले लें, अगला वाला लड़का 8 का कंडीशन ले ले, कोई 10 का कंडीशन ले ले, लेकिन कहने का मतलब है उसका रूप तो समान ही होगा ना। अगर आप वर्ग बनाएंगे तो उसकी चारों की चारों भुजाओं का मान क्या लिखेंगे? समान लिखेंगे। तो ऐसे स्थिति में ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सभी के सभी जो वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। जो तीसरका वाला सवाल है, कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब सभी त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कि समबाहु त्रिभुज? अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, किसकी बात करें? समद्विबाहु त्रिभुज की। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो देखिए, एक हम त्रिभुज बनाए जिसका नाम है ए है, बी है, सी है। इसमें ए और बी रेखा बराबर है। दूसरका वाला जो त्रिभुज मैं बनाया वो पी और क्यू और क्या कर दिया? आर कर दिया। इसमें ए भुजा और ए भुजा को मैं बराबर कर दिया। इसमें कौन कौन बराबर था? ए और बी बराबर था, मतलब ए लाइन और ए लाइन बराबर था। इसमें ए लाइन और ए लाइन बराबर हो गया। तो अब बताइए क्या दोनों की आकृति कभी सेम हो पाएगी क्या? दोनों का आकृति कभी संभव नहीं है। दो प्रकार के इंसान, एक का हाथ लंबा दूसरे के का हाथ छोटा, क्या समरूप होंगे क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे स्थिति में समद्विबाहु न होकर वह आकृति क्या हो जाएगा? समबाहु। समबाहु में अगर चाहे आप जिसको भी बढ़ाएंगे उसकी सभी की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, यानी कि ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें समरूप सही हो जाएगा। जो चौथा वाला है थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन था, मैं उसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ। पहले वाले में आप बराबर भरेंगे, अगर बराबर हो गए तो ऑलरेडी है कि वह जो त्रिभुज के अनुपात होंगे वो क्या हो जाएंगे? समानुपातिक हो जाएंगे। इतना पूरा नोट कर लीजिए आप। देखिए ना, प्रश्नावली 6.1 का जो दूसरा वाला सवाल दिया है, दूसरा सवाल करा है कि निम्नलिखित युग्मों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। क्या देना है आपको? दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। और पहला वाला कंडीशन किसका दिया है?
एक दिया है समरूप आकृति का और दूसरा वाला दिया है कि जो समरूप नहीं है। तो इसमें मेरे समझ से ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, अभी आप समझें कि समरूप आकृति क्या है और सर्वांगसम आकृति क्या है। अब उदाहरण देना है तो मान लेते हैं इसमें दो दो उदाहरण देना है। अगर पहले वाले में अगर हमको समरूप आकृति बताना हो, करा कि समरूप आकृति हो, ठीक है, तो मान लेते हैं एक हम त्रिभुज बना दिए, ठीक है, समरूप त्रिभुज जिसकी इस भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई कितना 1 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई कितना कर दिए 1 सेंटीमीटर। यहाँ भी 60 अंश, यहाँ भी 60 अंश और यहाँ भी कितना 60 अंश। एक हम और समबाहु त्रिभुज बना दिए जिसकी लंबाई प्रत्येक भुजा की लंबाई हम कितना कर दिए, ये हमारा 2 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर, ये भी हमारा कितना है 2, यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा और यहाँ भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है चाहे इसकी लंबाई को हम घटाएं या तो बढ़ाएं, लेकिन इसका भी नाम क्या है, अगर इसका नामकरण कर ले ABC लिख दें, क्या लिख दें ABC, तो A हो गया, B हो गया, C, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं P और Q और क्या कर सकते हैं R, यानी दोनों के दोनों जो चित्र हैं, यानी कहने का मतलब है लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ABC, यह जो हमारा चिन्ह इस प्रकार से ऐसे होता है वो समरूप का होता है। किसका होता है, समरूप का। यानी A जो हमारा त्रिभुज ABC और PQR दोनों के दोनों बने हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, समरूप नहीं है। जो दूसरा वाला कंडीशन करा कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ये दोनों तो हमारे समरूप हो गए। अब समरूप न होने में ज़्यादा इसमें बवाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका मन करे आप एक को बना दीजिए त्रिभुज जिसका नाम हो जाए A और B और C, एक आप बना दीजिए वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर, इसका नाम है त्रिभुज, उसका नाम है वृत्त। कोई चांसेस नहीं है कि समरूप आपके होंगे। ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए इसको। देखिए तीसरा वाला सवाल है, कह रहा है कि आपको बताना है कि क्या जो है आकृति दोनों आप देख रहे हैं हमारी दोनों आकृति समरूप है कि नहीं है। इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद देख लीजिए। ये जो हमारी आकृति बनी हुई है इस प्रकार से तिरछे करके एक समलंब के आकार का है, और यहाँ पे जो है आकृति बनी है ये हमारा किसके रूप का दिया है, वर्ग के रूप का दिया है। तो दोनों के दोनों का आकृति कभी भी समरूप हो ही नहीं सकती हैं। इतना नोट कर लीजिए, बस इतना ही था इसमें।